न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी ने किया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन। बहरीन में गुलाम नबी आजाद ने बोला पाक पर। मुंबई में आफत वाली बारिश, सड़कें लबालब, गाड़ियों में फंस। तो खबरें विस्तार से। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी ने किया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। सोमवार को पीएम मोदी वडोदरा पहुंचे, यहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद वे सीधे दाहोद पहुंचे, जहां उन्होंने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट घरेलू और निर्यात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। इन इंजनों की मदद से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दाहोद में बने लोकोमोटिव इंजन 4600 टन के कार्गो का वहन कर सकेंगे। पीएम मोदी ने जिस प्लांट का उद्घाटन किया है, वहां 10 साल में 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। इन्हें जरूरत के हिसाब से देश में यूज किया जाएगा और अन्य को निर्यात भी किया जाएगा। यहां बने लोकोमोटिव इंजन को आगामी समय में 100% मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन के बाद पूरे प्लांट का दौरा किया। इसके साथ ही इंजन में बैठकर हर तरह की जानकारी भी ली। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। स्टीम की जब एज थी, स्टीम की दुनिया थी, तब दाहोद रेलवे का बड़ा प्रोडक्शन सेंटर था। लेकिन स्टीम इंजन हटने के बाद में दाहोद में कामकाज कम हो गया। इसका दाहोद की अर्थव्यवस्था पर बड़ा फर्क पड़ा। हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में फैसला लिया कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन बनेंगे और 2023 में काम चालू हुआ। आज एक आधुनिक फैक्ट्री बनकर तैयार है। साथियों, लगातार झंडा फहरा के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते रहो। लगातार देखो। बढ़ते अगली खबर की ओर। बहरीन में गुलाम नबी आजाद ने बोला पाक पर हमला। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। यही कारण है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है, जो दुनिया भर 33 देशों में जाकर पाकिस्तान के असली चेहरे का खुलासा कर रहे हैं। बहरीन पहुंचे दल का नेतृत्व बैजयंत पांडा कर रहे हैं। इस दल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा है कि आतंकवाद और विकास कभी एक साथ नहीं चल सकते। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हम भारत में अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक भारतीय के रूप में आए हैं। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन किया गया था। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एकजुट नहीं रह सके। भारत में सभी धर्मों के लोग एकजुट रहते हैं। हम शांति और सद्भाव से रहते हैं। अगर हम देखें तो शायद पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों की संख्या पूरी दुनिया में रहने वाले आतंकवादियों की संख्या से अधिक है। मेरे ख्याल में इन 2 दिनों में हमारी कभी भी इतनी बैक टू बैक मीटिंगें नहीं हुई।
लीडर्स से भी और थिंक टैंक से भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की, तो एक चीज़ देखकर सबसे पहले तो खुशी हुई कि ये मिनी भारत जैसा लग रहा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सब कुछ। और अभी एक डेलीगेशन मिला था हमारी बहनों का कि हमें पूरी फ्रीडम है, जो कपड़े हम पहने, जहाँ हम पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें, हमें कोई ये देखने को तो एक नई चीज़ मिली इस बहरीन में। जहाँ तक पॉलिटिकल जिस मकसद के लिए हम आए हैं, अदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाले और पूरे देश के दक्षिण से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर नागालैंड तक रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हम चाहे अपने देश में विभिन्न पार्टियों से संबंध रखते हों, लेकिन यहाँ हम भारतीय आए थे, हिंदुस्तानी आए थे। और यही हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे भारत में सब धर्म रहते हैं और प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी और बहरीन के लिए कि कुछ लोग तो आपस में, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना था, लेकिन वहाँ मुसलमान, बंगाल का मुसलमान और पंजाब का मुसलमान, साउथ ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के मुसलमान इकट्ठे नहीं रह पाए और कुछ ही सालों में 2 कंट्री बन गई। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि सब धर्म के लोग हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं और सब इकट्ठे हैं, प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। ये दूसरा मैसेज। और तीसरा मैसेज है कि हम आज से नहीं, जब हम लोग पैदा में नहीं हुए, 1947 से पाकिस्तान कुछ न कुछ हिस्सा पे नजर, कुछ हिस्से पे नजर रखता है। पीओके जो है उन्होंने 47 पे लिया, उन्होंने आक्रमण किया, हमने आक्रमण नहीं किया, उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद 65 में 3 जगह एट ए टाइम आक्रमण क्या, कच्छ पे किया, श्रीनगर पे किया, अखनूर, जम्मू पे किया, एट ए टाइम, एक के बाद एक महीने के बाद 3 जगह। लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 71 में तो बंटवारा ही हो गया उसका, फिर 99 में हुआ और उसके बाद अभी ये हुआ। तो हर दफा, और जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया, अगर हम देखेंगे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं शायद पूरी दुनिया में नहीं होंगे। हम कहते हैं इतना हमारा देश बड़ा है, हमारे क्यों नहीं टेररिस्ट कैंप है, हमारे क्यों कोई टेररिस्ट नहीं। एक वक्त था, चाहे फैशन ही कहिए या अलकायदा में जाने का, एक रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। और लेकिन इतनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की इंडिया में है, वहाँ तक कोई तो अलकायदा में एक नौजवान भी नहीं गया। तो पाकिस्तान क्यों इन लोगों को शरण देता है, जगह देता है जो मिलिटेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दर्जनों संगठन है और हर दफा हमला करता। हजारों हमारे लोग मारे गए हैं, सिक्योरिटी के फोर्सेस, सिविलियन के लोग, सिविलियन मारे गए हैं। कश्मीर में तो हजारों की संख्या में पिछले 30 सालों में सिविलियन मारे गए टेररिस्ट के द्वारा। और देश के दूसरे हिस्सों में भी टेररिस्ट ने अटैक किए और वहाँ भी कई हजार से ऊपर ही ज़्यादा लोग मारे गए और डैमेज किए हमारी प्रॉपर्टी को। तो लेकिन अभी तक हमारा बड़ा सेल्फ रेस्ट्रेंट था। हम कहते हैं कि चलो एक दफ़ा बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है और पाकिस्तान की फ़ौज विशेष रूप से वो जिंदा रहने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदा रहने के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है फ़ौज की। चीन दूसरी तरफ से वो उनका दोस्त है। हम यहाँ अगर हमसे भी दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान कहेगा अभी तो होम गार्ड की ज़रूरत है, यहाँ फ़ौज की नहीं। इसलिए पाकिस्तान के जो जनरल हैं, बजट का हिस्सा उनको खासा अच्छा मिले और शान से रहें, दौलत उनके पास हो, दुनिया में घूमें, उसके लिए वो यहाँ पाकिस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा बहुत है, इनको कमज़ोर करो। पाकिस्तान तो बना ही है, हकीकत पे नहीं बना है। ये तो खाली उनके जज्बात एक्सप्लाइट किए मुसलमानों के तो बना है, वरना
इंडिपेंडेंस मिल गई तो जैसे यहाँ हमारे 22-23 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं, वो भी 17-18 करोड़ वो भी तो रह सकते थे, लेकिन वहाँ जाके उनका नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब चाहे उनका नुकसान हो या फायदा हो, अब खुद भी शांति से रहें, हमें भी शांति रहते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान के लोगों ने फैसला किया कि 75 साल से वो हमले करते हैं, आतंकवाद हमारे देश में फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं और हम कुछ नहीं करते। 2-3 दफा छुटपुट ये हुआ, लेकिन इस दफा मेरे ख्याल में पूरा देश चाहता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अब तो हमला करना चाहिए। लेकिन तो भी हमने बहुत संयम बरता, हमारी सरकार ने संयम बरता कि खाली हम उन पर अटैक नहीं करेंगे, आर्मी पर पाकिस्तान के अटैक नहीं करेंगे, उनके घरों पर अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मिलिटेंट रहते हैं, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से उनको भेजा जाता है, उन्हीं जगह अटैक कर रहे हैं। तो उन्हीं 9 जगहों पर अटैक किया हम लोगों ने। लेकिन और कुछ उसका लाभ हुआ, बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए और जो बड़े बड़े टेररिस्ट वहाँ हैं उनके रिश्तेदार भी मारे गए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही उसके बाद पाकिस्तान ने फुल फ्लैज हमला किया, और उसका फिर जब हमने हमला किया तो तब पाकिस्तान मजबूर हो गया कि उनके ऑफिसरों ने, मिलिट्री ऑफिसर ने हमारे मिलिट्री ऑफिसर से बात की कि भाई हम अब सीज फायर करो, तो हम लोगों ने सीज फायर किया। मीटिंग के बाद जो यहाँ के लीडर से मुलाकात हुई, डिप्टी पीएम से, शूरा काउंसिल के मेंबर से, उनकी तरफ से आश्वासन क्या मिला? टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई इंडिया ने छेड़ी है, इस बात को लेकर यहाँ पे आए हैं। देखो, एक चीज तो उन्होंने अपने इंटरेक्शन में बताई सभी लीडरों ने कि एक तो जिस दफा ये घटना हुई थी उसी दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इसको कंडम किया था, और उसके बाद भी 1-2 स्टेटमेंट दे दिए टेररिज्म के खिलाफ, और कश्मीर में जो टेररिज्म है और या पहलगाम में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसके खिलाफ। लेकिन एक चीज देखने में मिली कि उन्होंने कहा कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं, चैंपियन हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए, तो इसमें हम मिलके इस टेररिज्म के खिलाफ जहाद करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जब तक अगली कंट्री जो है वो भी जब तक टेररिज्म के खिलाफ नहीं है तो उसको समझ नहीं आता है ये क्या बला है, तो उनकी समझ में है कि टेररिज्म कितनी बुरी चीज है, और हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान को खुद खत्म करेगी, क्योंकि उनका ध्यान टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में और देश के दूसरे हिस्सों में ही उनका पैसा लग जाता है, तो उनका शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, खेती कैसे ज़्यादा हो जाए, मॉडर्न अनाज पूरे देश के लिए कैसे ज़्यादा पैदा हो जाए उसके लिए उनका कोई ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल कैसे बनाएं उसकी तरफ ध्यान नहीं देखा। कि 3-4 साल पहले हमने देखा कि रमज़ान के दिनों में इफ्तार की पार्टीज़ में लड़ाई लगती थी, ऑलमोस्ट पुलिस को बुलाना पड़ता था, खाना नहीं है उनके पास, और उस खाने के लिए भी वो जम्मू कश्मीर पर और हिंदुस्तान के दूसरे दरियाओं पर निर्भर है। जब तक हमारे दरियाओं का 80% पानी वहाँ नहीं जाएगा तो उनकी कोई खेती नहीं होगी। तो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ये उनकी समझ में नहीं आता। अब जब पानी देना अभी कुछ अरसे के लिए बंद किया है कि जब तक वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ख़त्म न करें या आश्वासन न दें, लेकिन आश्वासन देना उनका कोई फजूल नहीं है। पाकिस्तान एक दिन आश्वासन करता है, दूसरे दिन टेररिस्ट भेजता, उन पे यकीन करना नामुमकिन है, असंभव है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में आफत वाली बारिश, सड़कें लबालब गाड़ियों में फंसे लोग। महाराष्ट्र के कई हिस्सों से देर रात से तेज बारिश हो रही है। आईएमडी ने सोमवार सुबह मुंबई के लिए चेतावनी जारी की। आईएमडी के मुताबिक अगले 3-4 घंटों में शहर के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, तेज बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण पनवेल स्टेशन परिसर के टिकट काउंटर के पास पानी भर गया। इस वजह से बाहर से आ रहे लोगों को दीवार पर चढ़कर स्टेशन पर पहुंचना पड़ रहा है। अंधेरी सबवे बंद हो गया है। यह अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट पर सुबह 7
बंगला 4 बंगला अम्बोली जुहू जोगेश्वरी वेस्ट को जोड़ने का प्रमुख मार्ग है। सब में 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मोटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा। ट्रैफिक पुलिस लोगों को रोककर वापस लौटा रही है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों से देर रात से तेज बारिश हो रही है। आईएमडी ने सोमवार सुबह मुंबई के लिए चेतावनी जारी की। आईएमडी के मुताबिक अगले 3-4 घंटों में शहर के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, तेज बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण पनवेल स्टेशन परिसर के टिकट काउंटर के पास पानी भर गया। इस वजह से बाहर से आ रहे लोगों को दीवार पर चढ़कर स्टेशन पर पहुंचना पड़ रहा है। अंधेरी सबवे बंद हो गया है। ये अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट वर्सोवा 7 बंगला 4 बंगला अम्बोली जुहू जोगेश्वरी वेस्ट को जोड़ने का प्रमुख मार्ग है। सब में 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मोटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा। ट्रैफिक पुलिस लोगों को रोककर वापस लौटा रही है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों से देर रात से तेज बारिश हो रही है। आईएमडी ने सोमवार सुबह मुंबई के लिए चेतावनी जारी की। आईएमडी के मुताबिक अगले 3-4 घंटों में शहर के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, तेज बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण पनवेल स्टेशन परिसर के टिकट काउंटर के पास पानी भर गया। इस वजह से बाहर से आ रहे लोगों को दीवार पर चढ़कर स्टेशन पर पहुंचना पड़ रहा है। अंधेरी सबवे बंद हो गया है। ये अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट वर्सोवा 7 बंगला 4 बंगला अम्बोली जुहू जोगेश्वरी वेस्ट को जोड़ने का प्रमुख मार्ग है। सब में 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मोटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा। ट्रैफिक पुलिस लोगों को रोककर वापस लौटा रही है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी सोमवार और मंगलवार को गुजरात दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है। सुबह पीएम वडोदरा पहुंचे, इसके बाद दाहोद में 9000 हॉर्स पावर इंजन प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दाहोद में आम सभा को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले लोगों का गुजराती में अभिवादन किया। पीएम ने यहां ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा है कि यहां दाहोद में भी माताओं बहनों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए त्याग दिया है। दाहोद में महर्षि दधीची ने देह का त्याग किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी आतंकवादियों ने किया, क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जो ऐसा करेगा मोदी उसे मिट्टी में मिलाएगा। यह केवल ऑपरेशन नहीं है, आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से टकराना कितना मुश्किल है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मारी। आज भी तस्वीर देखते हैं तो खून खौलता है। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मोदी को चुना है। पीएम ने कहा है कि ये देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश की बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र और दवाओं जैसी चीजें दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं बड़ोदरा में था। वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधीमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। ये वो धरती है जिसने क्रांतिवीर तात्या टोपे के संकट के समय सहायता की थी। मानगढ़ धाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की सैकड़ों आदिवासी सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। यानी ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। जब हम भारतीयों के संस्कार हैं तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तिरंगा चाहिए। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया
और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश ने अपर मुख्य सचिव के सिर पर रखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार अपनी अजीबोगरीब हरकत के लिए चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर वह चर्चा में। मुख्यमंत्री नीतीश ने आज सोमवार को राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के कैबिनेट अपर मुख्य सचिव के सिर पर ही पौधा रख दिया। मुख्यमंत्री आज पटना में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। नियुक्त पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम के दौरान उनका स्वागत फूलों का माला देकर किया जा रहा था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री नीतीश का स्वागत करते हुए जैसे ही गमला दिया तो उन्होंने तत्काल ही वह गमला उनके सिर पर रख दिया। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने मौके की नजाकत को समझा और गमला लेकर वहां से बढ़ गया और पास खड़े कर्मचारी को दे दिया, क्योंकि बिहार में स्वागत के लिए बुके की जगह गमला देने की परंपरा रही है। इसी परंपरा के तहत अपर मुख्य सचिव ने सोमवार को मुख्यमंत्री को गमला भेंट किया, लेकिन इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीएम नीतीश के कार्यक्रम के दौरान 2.87 करोड़ रुपए लागत वाली एनेक्सी भवन, 4.90 करोड़ रुपए लागत वाले वर्डन ब्लॉक और 5.33 करोड़ में बनने वाले स्टार्टअप ब्लॉक का शिलान्यास किया। हमारे बीच में और आइए हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो पौधा जो कि हरियाली का प्रतीक है लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और हम अनुरोध करना चाहेंगे निदेशक LNMI और सह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली में स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत। और आइए दीप प्रज्वलन हेतु हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये दीप प्रज्वलित। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।